यदि हम हमारे इस इंसानी जीवन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा हट कर देखें, तो हम वो पाएंगे जो है कुछ ऐसा जो नहीं है दिखता, है होता सिर्फ महसूस है कुछ ऐसा जो नहीं है रुकता, है होता अनंत अपार है लगता भगवान, मगर कहलाता समय है। हमारे इस मशरूफ जीवन में हमें पता नहीं चलता कि कब वक्त निकल जाता है। हमारे लिए समय सिर्फ हमारे जीवन तक ही सीमित है। यदि घड़ी का कांटा एक बार घूम जाए तो 1 घंटा, यदि धरती एक बार घूम जाए तो 1 दिन, अगर चांद धरती का एक चक्कर लगा ले तो 1 महीना, और अगर धरती सूरज का एक चक्कर लगा ले तो 1 साल। अगर हम गौर से सोचें तो इसका मतलब है कि हमारे मन में समय की जो परिभाषा है वो चक्रीय या साइक्लिक है। क्या सिर्फ यही समय है या ये इन सब से भी परे है? आइए एक प्रयोग करते हैं। यह है एक आम दिन जहाँ पे सभी लोग अपने रोजमर्रा के काम में मशरूफ हैं। अब अगर अचानक से समय रुक जाए तो समय के रुकने से जैसे मानो सारी घटनाएं ही रुक गई हों। पर इस प्रयोग से हम समय की परिभाषा बना सकते हैं। टाइम इज द कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट इनटू द फ्यूचर। यानी समय अस्तित्व और घटनाओं की निरंतर प्रगति का नाम है, जो भूतकाल से वर्तमान काल में और वर्तमान काल से भविष्य काल में आगे ही बढ़ती रहती है। आइए हम टाइम के कुछ और तत्वों से रूबरू होते हैं। सबसे पहले हमें एक बात जान लेनी होगी। आइंस्टीन की थियरीज के अनुसार लाइट की स्पीड अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अपने संबंध के दायरे में कांस्टेंट रहती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट इस ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता। आइए अब हम टाइम डायलेशन को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने 2 कार्स हैं और आप यहाँ खड़े हैं। पहली कार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी कार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपके अनुसार दोनों कार ही चल रही हैं, यानी मोशन में है। अब यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे वाली कार में बैठ जाएं, तो आपके अनुसार वो कार रुकी हुई होगी, यानी रेस्ट पर होगी। पर दूसरी कार अब आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई दिखेगी, जो पहले आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई दिख रही थी। अब यदि आपके सामने से एक ट्रेन गुजरे जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो और उस पर एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागे, तो आपको उस लड़के की रफ्तार कितनी दिखेगी? आसान है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे इतने सीखे ज्ञान को अप्लाई करने का अब समय आ गया है। अब हम 2 घड़ी लेते हैं और एक को ट्रेन के ऊपर रखते हैं और दूसरी को अपने पास। मान लीजिए कि इस ट्रेन की रफ्तार लाइट की रफ्तार तक पहुंचने की कोशिश करें और लाइट की 99.99% रफ्तार तक पहुंच जाए। उस ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों की रफ्तार भी इतनी ही होगी। अब अगर एक लड़की ट्रेन में आगे की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागे, तो क्या आपके अनुसार उसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं हो जाएगी? पर जैसा कि हमें पता है कि लाइट की स्पीड को इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु पार नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ कुछ कमाल का होगा। ताकि लाइट की स्पीड को वो लड़की पार न कर जाए, इसलिए समय अपनी रफ्तार धीरे कर लेगा। तो आपके अनुसार वो लड़की स्लो मोशन में भागेगी। पर उस ट्रेन में बैठे लोगों के अनुसार वो लड़की अभी भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस ट्रेन में बैठे यात्रियों के अनुसार वो लड़की पहले रुकी हुई थी और उसके बाद उठकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागी, इसीलिए समय को धीरे होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये टाइम डायलेशन का पहला सिद्धांत कहलाया, जिसमें यह बताया गया कि समय की गति यानी टाइम की स्पीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी संबंध के दायरे बदलने से बदल जाती है। अगर हम इसी सिद्धांत को थोड़ा और आगे लेके जाएं, तो हमें ये बात पता चलेगी कि ग्रेविटी भी समय पर अपना प्रभाव डालती है। अभी हमने ये जाना कि रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी भी समय पर अपना प्रभाव डालती है या उसे बदलती है। पर अगर हम थोड़ा गणित करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी रफ्तार का समय के संबंध में बदल जाने से भी समय प्रभावित होता है। अब हम बहुत ज्यादा गणित में नहीं जाएंगे क्योंकि हम में से बहुत लोगों को वो पसंद नहीं, पर बस इतना समझ लीजिए कि ग्रेविटी के कारण हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लगता है। यानी
समय के संबंध में उसकी रफ्तार बदलने लगती है और जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा और उतनी ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा। हमारी धरती से एक वस्तु जितनी ही हाइट पर होती है उस पर उतना ही कम ग्रेविटी का फोर्स लगता है। वस्तु धरती को जितना पास आती जाएगी उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगता जाएगा, यानी उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वस्तु धरती के जितना पास होगी उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी उसका उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा और उसका समय भी उतना ही धीरे गुजरेगा। इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम दो घड़ियां लेते हैं जो अभी सेम टाइम दिखा रही हैं। एक घड़ी हम सूरज को देते हैं जो ग्राउंड पर ही खड़ा रहेगा और दूसरी घड़ी हम रमेश को देते हैं। रमेश कुछ तूफानी करने के लिए हैंड ग्लाइडिंग करने वाला है। आइए अब जब रमेश सतह पर लौटा है तो हम दोनों घड़ियां मिला लें। हम पाते हैं कि रमेश का समय सूरज से थोड़ा तेजी से निकला, पर ऐसा हुआ क्यों? हमने अभी जाना था कि अगर वस्तु धरती की सतह से थोड़ी हाइट पर होगी तो उस पर ग्रेविटी का कम फोर्स लगेगा, यानी उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिससे कि उसका समय धरती की सतह से थोड़ा तेज निकलेगा। इसी कारण रमेश जब धरती की सतह से थोड़ी हाइट पर था तब उसका समय थोड़ा तेजी से निकला, जबकि सुरेश जो पूरे टाइम धरती की सतह पर था उसका समय साधारण गति से निकला। इन सब बातों से हम ये समझ सकते हैं कि जिस भी वस्तु की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उसके पास समय उतना ही धीरे निकलेगा। अगर ग्रेविटी की बात आ ही गई है तो एक नाम जो उस लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है ब्लैक होल्स। इनकी अपार ग्रेविटी से आज तक कौन ही बच पाया है। अगर आपने मेरे इससे पहले के 2 ब्लैक होल्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि ब्लैक होल के केंद्र में समय तक अपना अस्तित्व खो बैठता है, पर आखिर ऐसा होता क्यों है? हमने जाना था कि जैसे जैसे हम ब्लैक होल के केंद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी ग्रेविटी का असर भी बढ़ते जाता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट या वस्तु जैसे जैसे ब्लैक होल के केंद्र की तरफ बढ़ेगा उस पर ग्रेविटी का फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा, यानी उस पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी का उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और ब्लैक होल के केंद्र में जहां इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है वहां पर उस ऑब्जेक्ट या वस्तु पर इनफाइनाइट फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटली एक्सेलरेट होगा, जिसके कारण समय इतना धीरे हो जाएगा कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो सवाल हमारे मन में इतनी देर से दस्तक दे रहा था, अब उसका जवाब जानने का समय आ चला है। क्या समय यात्रा या टाइम ट्रेवल मुमकिन है? इस सवाल को हम 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहला, क्या फ्यूचर में जाया जा सकता है, और दूसरा कि क्या पास्ट में जाया जा सकता है। पहले सवाल का जवाब है हाँ। इसके लिए हम टाइम डायलेशन के 2 पहलू यूज करेंगे जो समय को प्रभावित करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी और ग्रेविटी। अगर हम एक पावरफुल रॉकेट बनाएं और उसमें बैठकर लाइट की स्पीड से स्पेस में घूमें तो 10 साल बाद जब हम वापस आएंगे तब तक धरती पर कई 100 साल बीत चुके होंगे। अगर हम ग्रेविटी का यूज़ अपनी समय यात्रा में करना चाहें तो हमें इस रॉकेट से भी ज़्यादा पावरफुल रॉकेट में बैठकर एक ब्लैक होल का चक्कर लगाना होगा, जिसकी अपार ग्रेविटी हमारे समय को धीरे कर देगी। और जब हम वापस लौट के आएंगे तब तक हमारी धरती पर हज़ारों साल बीत चुके होंगे। दोनों ही केसेस में हम सिर्फ कुछ समय में प्रेजेंट टाइम या वर्तमान काल से सालों आगे आ गए, मतलब हमने टाइम ट्रेवल कर लिया। ये बात भी सच है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतने पावरफुल रॉकेट्स नहीं बना पाती, पर उम्मीद ना हारें, एक दिन हम ज़रूर इस मुकाम तक पहुंचेंगे। अगर बात पास्ट में ट्रेवल करने की है तो अब तक हमारे पास इसे संभव बनाने के लिए कोई प्रैक्टिकल अप्रोच या उपाय नहीं है, पर उम्मीद ना हारें, हो सकता है कि शायद आप भी वो इंसान हो जो इसे संभव बना सके। हाँ, आपसे ही बात हो रही है। नीचे एक लाल बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबा दीजिए और उसके पास में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे अपलोड हुआ वीडियो सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सफ़र का आनंद उठा सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर।